आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी और बीजेपी 37 साल बाद ऐसी पहली पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में सेकेंड टर्म की सरकार चलाने वाली है। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ रहेंगे, लेकिन इनके अलावा उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में दूसरे कार्यकाल की कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस पर विचार विमर्श मंथन सब जो है वो चल रहा है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में अगर हम विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष का भविष्य कैसा है। पिछले विधानसभा चुनाव जो कि 2017 में हुए थे, उसके नतीजे के अनुसार इस बार के नतीजे में अगर हम देखेंगे तो इस बार का जो विपक्ष है वो काफी मजबूत है। पिछली बार समाजवादी पार्टी भी उतनी खास सीटें जीतकर नहीं आ पाई थी और किसी और राजनीतिक दल में भी उतना कुछ दमखम नहीं था कि वो सड़क से लेकर सभा तक, विधानसभा तक जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार से सवाल पूछ सके। लेकिन इस बार जिस तरह से जनता ने विपक्ष को खड़ा किया है, विपक्ष को मजबूती दी है, इससे साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को काफी समस्याएं हो सकती हैं। समस्याएं, अगर जनता के मुद्दों पर बीजेपी खरी नहीं उतरेगी, जनता के लिए बीजेपी काम करती हुई नजर नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है 125 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब ऐसा होगा कैसे? इसलिए क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी जब विधानसभा में बैठेगी तो उनके पास कई सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जैसे अखिलेश यादव खुद, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अखिलेश यादव ने अपनी लोकसभा सीट से कल इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद ये अटकलों लगभग साफ हो चुकी थी कि अखिलेश यादव इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में कमान संभालेंगे और सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, जनता के मुद्दों पर जनता के लिए आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। ये पहली बार होगा कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में मौजूद रहेंगे, जनता की आवाज बनेंगे, विपक्ष की आवाज बनेंगे। और इनके साथ अगर देखा जाए तो कई और बड़े नेता समाजवादी पार्टी को मजबूती देते हुए नजर आएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव बीता है, ये कहीं ना कहीं दो चेहरों पर लड़ा गया था। एक पहला चेहरा था योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, और दूसरा चेहरा अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, लोकसभा के सांसद थे, इस्तीफा दे दिया, करहल की सीट से जीतकर विधायक बने थे और अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखे जा सकते हैं। तो आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है उसका भविष्य कैसा होगा। विपक्ष किन मुद्दों पर जनता की बातों को लेकर के सरकार के सामने पहुंचेगा। हालांकि ये अभी भविष्य का सवाल है, सरकार को समय भी देंगे कि नहीं देंगे, कब से लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव के तेवर देखे जा रहे हैं उससे साफ साबित हो रहा है कि अखिलेश यादव इस बार सरकार को काफी कुछ समस्याओं में घेरने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी बनता है कि बीजेपी उसका जवाब कैसे देगी। देखिए, विधानसभा में इस बार अखिलेश यादव अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में आते हैं, पहली बार ऐसा होगा, तो उनके साथ कई और लीडर्स की जो गैदरिंग है अगल बगल उनके दिखाई देगी, जिसमें आजम खान मौजूद रहेंगे, जिसमें शिवपाल मौजूद रहेंगे, जिसमें माता प्रसाद पांडे मौजूद रहेंगे, जिसमें शाहिद मंजूर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा करीब 100 से ज्यादा विधायक भी समाजवादी पार्टी के मौजूद रहेंगे। तो ये एक बड़ी लॉबी जो है ये समाजवादी पार्टी के साथ इस बार विधानसभा में मौजूद रहेगी, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए समस्या खड़ी करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जिस तरह से बसपा टूटी है, जिस तरह से कांग्रेस के लिए दिक्कतें बढ़ी बीते चुनाव में, आम आदमी पार्टी भी कुछ खास नहीं कर पाई, तो क्या ये राजनीतिक दल भी समाजवादी पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश का बन के आया है, उसके साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे? ये भविष्य की बात है, हम अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि जनता अगर अपने सवाल सरकार से पूछेगी तो वो
कोई माध्यम जरूर चुनेगी और माध्यम के रूप में समाजवादी पार्टी को 125 सीटें जिताई गई हैं। और इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक दलों पर भरोसा जनता ने किया था, उन माध्यमों के जरिए क्या वो बाकी के राजनीतिक दल भी समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी देखना अहम है। दूसरी चीज ये भी है कि अखिलेश यादव पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के लिए समस्याएं जरूर होंगी, लेकिन जिस तरह से बात कही जाती है कि विधानसभा में मजबूत नेता का होना बहुत जरूरी है, उसी बात को पूरा करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। और दूसरी अहम चीज, जो बसपा का वोट बैंक था, जो कांग्रेस का वोट बैंक था, जो उनके पास नहीं आया है, उस वोट बैंक को अपने पास लाने के लिए, अपने पक्ष में गिराने के लिए और उसको कंटिन्यू मेंटेन बनाने के लिए ये राजनीतिक दल क्या करेंगे, ये भी देखना अहम होगा। अगर वो बीजेपी के पास इस बार गया है तो बाकी का जो हिस्सा है, क्योंकि करीब 42% वोट पाकर के बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है, तो 42 के अलावा जो बाकी का वोट उत्तर प्रदेश का है, 3 करोड़ 80 लाख 90 लाख वोट जो हैं बीजेपी को मिले थे 15 करोड़ में से, तो बाकी के जो 11 साढ़े 11 करोड़ वोट बचते हैं, उसको अपने पाले में खींचने के लिए विपक्षी दल किस तरह से लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे, सड़क से लेकर सभा तक, विधानसभा तक, ये देखना अहम होगा। अहम यह भी होगा कि क्या ये विपक्षी दल सिर्फ विधानसभा से ही लड़ाई लड़ेंगे, क्या ये सड़क पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, इन सब पर चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि ये सब सवाल भविष्य के सवाल हैं जो जनता पूछ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया है, उसके बाद ये साफ साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी विधानसभा से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ने को तैयार हो चुकी है। और जिस तरह से उनके पास नेताओं की लीडरशिप है समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि अखिलेश यादव अकेले नेता हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसे बड़े नेता भी उनके साथ शामिल हो गए हैं, जिससे समाजवादी पार्टी विपक्ष में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएगी बीते कार्यकाल के मुकाबले। एक और अहम चीज है यहां पर कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़क पर उतरना बहुत जरूरी है, ये विपक्षी दलों को समझना बहुत आवश्यक है। सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक प्रयोगशाला है, राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए भी और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी। रोज कुछ ना कुछ नया यहां पर हुआ करता है और उसी का ही ये नजारा है कि उत्तर प्रदेश में बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री खुद सदन में मौजूद रहने वाले हैं। तो कुछ बयान सुनिए और उसके बाद हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है, भविष्य से जुड़ा हुआ है और हमारे आपके उस मुद्दे से जुड़ा हुआ है जिस मुद्दे में सबसे अहम चीज ये आती है कि अगर हमें सरकार से सवाल पूछना है तो हम माध्यम किसे चुने। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर राम लोहिया ने जो गैर बराबरी की लड़ाई लड़ी, चाहे वह आर्थिक रूप से भी गैर बराबरी बढ़ी है, सामाजिक असमानता भी बढ़ी है, और आज के दिन हम सभी समाजवादी इस बात का संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में डॉक्टर राम लोहिया का रास्ता दिखाए हुए पे चलने का काम करेंगे। जो महंगाई का सवाल है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इस बात को कहती है कि पेट्रोल डीजल पे उसका नियंत्रण नहीं है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से डीजल पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है। और अगर आप आकलन करेंगे डीजल पेट्रोल की जो कंपनियां हैं, आखिरकार वो मुनाफा क्यों कमा रही हैं, और इतने बड़े पैमाने पे जो मुनाफा कमाया जा रहा है, आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है। जनता ने जो जनादेश दिया है वो संघर्ष का जनादेश दिया है। समाजवादी पार्टी को जनता का संघर्ष का जनादेश मिला है। और जहाँ तक सवाल आयोजन का है, खुशी ज़रूरी है, खुशी मनाएं भी, लेकिन ये कंटिन्यूटी की सरकार है, ये सरकार लगातार चल रही है। और जो सरकार 5 साल में कोई ऐसा स्थान न बना पाई हो जो उन्हें प्रेरणा दे सके, कम से कम समाजवादियों का काम उन्हें प्रेरणा देगा कि आने वाले समय में ऐसा काम करें। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी गुंडों का सहारा लेकर के लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है। और ये पहला उदाहरण नहीं है। याद कीजिए वो लखीमपुर में जिस समय बहनों के साथ
जो व्यवहार हुआ था, उनके कपड़े छीन लिए गए थे, उनकी साड़ी खींच ली गई थी, कपड़े फाड़ दिए गए थे। और इसी तरह जो कल हुआ है एटा में, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए गुंडई पर उतर आई है। मुझे लगता है अखिलेश जी जो जनता के द्वारा दिया गया मैंडेट है उसको फिर झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में उन्होंने पहले से हार मान ली। वो और आजम खान दोनों लोकसभा से इस्तीफा देकर यहां आ गए और लोकसभा चुनाव में उन्हें आगे कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सब जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराता हूँ, फिर इस डिबेट को मैं शुरू करूंगा। देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मिसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चंद्रेश कुमार सिंह कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, प्रीतपाल सलूजा साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिसम भाई, मैं आपके पास आना चाहूँगा आज की डिबेट को लेकर के, क्योंकि भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है और भविष्य को देखते ही हुए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया कि वो अपनी लोकसभा की सीट को छोड़कर उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा के जरिए। तो इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना इफेक्ट आने वाला है, कितना इफेक्ट समाजवादी पार्टी आपके गठबंधन में पड़ने वाला है और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं? जी नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को सुना, मैं भी सुन रहा था, आपने इंटरव्यू दिया। उन्होंने साथ साथ एक बात और भी कही कि हमको जनता ने संघर्ष के लिए चुना है और संघर्ष करना है हमें जनता के बीच। तो लिहाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये फैसला जो है वो काबिले तारीफ है कि वो उत्तर प्रदेश में रह करके अब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जिस संघर्ष के लिए उन्होंने हमको चुना है, हम उनका संघर्ष आगे बढ़ाएंगे और लगातार हम जनता के लिए प्रयास करेंगे। और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि महंगाई का मुद्दा जो बहुत अहम मुद्दा है, कि अब आप देखिए कि सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए चुनाव होते ही। तो ये जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की और देश की, जो इनसे संभल नहीं रही है, किसी बातों को बताने के लिए हम जनता के बीच आए थे और जनता को हमने किसी बात से अवगत कराना चाहा था कि देखिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी बात कही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महिलाओं के लिए, किस तरह से लखीमपुर वाला कांड उन्होंने गिनाया, हाथरस वाला कांड था, उन्नाव वाला कांड था, किस तरह से महिलाओं को निवस्त किया गया, उनके कपड़ों को छीना गया, किस तरह से लोकतंत्र पर हत्या की गई। अभी आप देखिए एमएलसी के चुनाव में किस तरह से पर्चे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग रहे थे और गुंडई पर आमादा थे। तो ये जो गुंडई भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखती है, इसी का ही प्रयास समाजवादी पार्टी करती है कि आपके माध्यम से और देश के पत्रकारों के और चैनल के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गुंडई को दिखाया जा सके और जनता को इससे रूबरू और अवगत कराया जाए। यही हमारा प्रयास हमेशा से रहा है और आगे भी हम इसी तरह के प्रयास करेंगे ताकि जनता को हम भय मुक्त वातावरण दे सके। जनता का जो जेब है जो इस तरह काटी जा रही है औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से बहाने बना करके, इस जनता की जेब को काटने से बचाया जा सके। और इसी पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे और आपके जो बीच का परिवार है, जिस तरह से परिवार का लालन पोषण करना पड़ता है, तो ये परिवार वाला ही समझ सकता है परिवार की जिम्मेदारी और वही बता सकता है कि सिलेंडर कितनी अहम चीज है और महंगाई से उसके हाथ पैरों को काटने का जो कार्य किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि कम से कम छोटे छोटे लोगों की ख्याल करिए। बड़े उद्योगपतियों को तो आपने खूब झोली भर भर के दिया, मैं चाहता हूं कि गरीबों को भी इसी तरह से सम्मान करिए और उनकी देखभाल। अच्छा, चुनौतियों की बात करी जाए मिसम भाई, तो कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां आपको लग रही हैं? सबसे अहम चुनौती तो कहीं ना कहीं आपको ये भी सता रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो साथी हैं गठबंधन के वो भी टूट के चले जाए, क्योंकि लगातार देशबंधु दीक्षित या बीजेपी इस बात को कह रही है कि आपके कई ऐसे साथी हैं जो हमसे मुलाकात कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि कुछ भी करके रास्ता बन जाए तो हम शामिल हो जाएं। देखिए इस बात की चुनौती नहीं, हमने तो संघर्ष करने के लिए हम तो सड़क पर आ ही गए हैं। हम तो तैयारी है लड़ने के लिए। जिसको जनता का साथ देना है उसका वेलकम है और जिसको जाना है स्वेच्छा से वो चला जाए। तो मतलब इनकी बात सही है कि आपके कुछ साथी इधर उधर जाने में लगे हुए हैं? नहीं,
देखिए जिसको जाना है वो चला जाए। हमारा दर तब भी खुला था, आज भी खुला है, और हमने उस वक्त भी सबका वेलकम किया था। जिसको जनता की लड़ाई लड़नी है, समाजवादी की नीतियों से आकर के प्रभावित है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नेतृत्व में अगर वो आकर के जनता के लिए लड़ना चाहता है तो उसका वेलकम है, उसका स्वागत है। और अगर वो जाना चाहता है तो चला जाए, उसको हम रोकेंगे। ठीक है, ठीक है। चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। चंद्रेश भाई, आप लोग उत्तर प्रदेश में 5 साल की जो आगे की लड़ाई है वो कैसे लड़ेंगे? क्योंकि विधानसभा में भी इस बार आप लोगों को बहुत कुछ बेहतर नहीं मिला पहले के मुकाबले। इस बार आपका वोटिंग प्रतिशत भी घट गया, रायबरेली भी आप लोग बहुत मजबूती से नहीं लड़ पाए। तो इस बार अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? कांग्रेस पार्टी की नीति और रणनीति दोनों स्पष्ट है। अभी सामने 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और बहुत मजबूती के साथ हम विपक्ष में 2 विधायक के साथ जरूर। और आपने देखा कि पिछली सरकार में भी कांग्रेस के अलावा कोई और सड़क से लेकर सदन तक लोगों के हक की लड़ाई नहीं लड़ा। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी पर हमें उतना भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी ने विपक्ष की भूमिका निभाने का वादा किया है और उन्होंने विधानसभा में बैठने का निर्णय लिया है, तो यह स्वागत योग्य है। क्योंकि उत्तर प्रदेश आप की कह रहे हैं कि सपा पे आपको भरोसा नहीं है। चंद्रेश भाई, जन्म दिया था, चंद्रेश उसका भाई, सम्मान होना चाहिए, उसका सम्मान होना और चाहिए। कांग्रेस मेरा सवाल है और चंद्रेश भाई, कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए, मेरा भी सुन कांग्रेस लीजिए। पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर बिल्कुल सरकार पर आक्रामक रहेगी, कहीं से कोई मरम्मत मिलने वाला नहीं है। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पर आपको भरोसा नहीं है। करीब 32-34% वोट वो सब पाए हैं उत्तर प्रदेश का, और सबसे मुख्य भूमिका में वो रहेंगे। उनके पास उनके जो नेता थे वो दिल्ली छोड़ करके अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप अभी तक अपना प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं तय कर पाए हैं, कोई नेतृत्व तो नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को अभी से उत्तर प्रदेश आ जाना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछले हाउस में भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी थी विपक्ष में, लेकिन जो भूमिका इनको विपक्ष में रह के निभानी चाहिए था उन्होंने नहीं निभाए और सारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने अकेले अपने दम पर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे 2 विधायक चुनकर आए हैं और हम 2 विधायक के साथ विपक्ष में बैठ रहे हैं, फिर भी हमारे 200 विधायक भाजपा के सभी विधायकों के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं और हम मजबूती से अपनी बात सदन में या सदन के बाहर रखेंगे, लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करेंगे। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और अनएम्प्लॉयमेंट ये हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है और इस विषय को लेकर हम लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहेंगे। आपके एक नेता की राजनीतिक बलि दी गई है जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा विचार विमर्श कहीं कुछ नहीं चल रहा है। दूसरी चीज, प्रियंका गांधी आई थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के दौरान, लेकिन उसके बाद आपको नहीं लगता है कि उनको अभी भी सक्रिय रहना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? बात तो ये जान जाइए कि अजय लल्लू जी संघर्षों के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने अथक प्रयास किए, संघर्ष किए, उन्होंने योगी सरकार की यातनाएं भी सहनी पड़ी, जेल भी जानी पड़ी, लोगों की आवाज को बुलंद किए। एक औपचारिक प्रक्रिया होती है कि चूंकि उसके बाद कमेटियां बैठी कि हार के क्या कारण है, तो कोई एक प्रदेश अध्यक्ष का रिजाइनेशन नहीं लिया गया, सारे प्रदेशों से लिए गए और एक सामान्य प्रक्रिया है, इसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक निहितार्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। अजय लल्लू जी हम सबके जनप्रिय नेता हैं, वो आंदोलन के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों मजदूरों की आवाज हैं और वो आवाज बनते रहेंगे। अध्यक्ष की कुर्सी तो आती रहती है, जाती रहती है, 5 साल में कई लोग अध्यक्ष बनते हैं, 10 साल में कई लोग अध्यक्ष बनते हैं। वो मजबूत कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हम सब उनका बहुत आदर और सम्मान करते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रीतपाल सलूजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। प्रीतपाल जी, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन हाँ, जनता का साथ आपको नहीं मिला, 1% वोट भी आप तक नहीं पहुंचा है। आगे की लड़ाई की अगर बात करी जाए तो अब आप लोग सड़क पर कैसे उतरेंगे? सड़क पर उतर के विपक्ष की भूमिका कैसे निभाते हुए नजर आएंगे? इसके बारे में क्या प्लान बना है? नितिन जी, सर्वप्रथम आज शहीदी दिवस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स और जो प्रवक्ता बैठे हैं सभी को इसके लिए नमन करना चाहूंगा। शहीद भगत सिंह जी, शहीद सुखदेव सिंह जी, शहीद जो भी हमारे देश के हुए राजगुरु जी, उनको आज मैं नमन करना चाहूंगा। दूसरा, आज का विषय है कि विपक्ष कहाँ खड़ा है उत्तर प्रदेश की धरती पर।
आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसको हम लोग बहुत खुले मन से इस बात को मानते हैं। हम लोग अपनी बात पहुंचाने में हमारी कमी रही होगी, और इससे हम लोग डिगे नहीं, डोले नहीं। हम लोग तैयार हैं, खड़े हैं, अडिग हैं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जो जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में काबिज होने वाली है उन्होंने की थी, उन सब घोषणाओं को जमीन पे उतारने के लिए, जमीन तक जो आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति वहां तक पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी जनता की आवाज जो भी अच्छा मजबूत विपक्ष हो सकता है, उसके लिए हम लोग सड़कों पे काम करेंगे। क्योंकि हमें माइंडेड विधानसभा में जाने के लिए अभी नहीं मिला है, मगर हमें एक चौकीदारी का काम जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया है। रही बात माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी वहां से इस्तीफा दे दिया अपने सांसद पद से, और आजम खान जी ने भी दे दिया है। इसका एक बहुत बड़ा रूप आपको दिख रहा होगा। नितिन जी, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, इस बात को समझ रहे होंगे। पंजाब के प्रवेश में अगर मैं आपको बताऊं कि वहां पे भी जो समस्याएं आई थी, जो मुख्य सत्ता पक्ष पार्टी थी कांग्रेस और विपक्ष जो थी वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। तो जनता ने जब देखा कहीं कुछ नहीं दिखा, तभी आम आदमी पार्टी की नीतियों की ओर वो लपकी। तो अखिलेश यादव जी ने शायद उत्तर प्रदेश के प्रवेश में कहा, क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ है नहीं, कांग्रेस पूरी तरह से साफ, उत्तर प्रदेश की धरती पे कहीं कांग्रेस नहीं है, बसपा पूरी तरह से साफ हो। अगर कुछ माइंडेड अगर मिला है तो वो समाजवादी पार्टी को मिला है। समाजवादी पार्टी अगर नेता मुखर नहीं होंगे विधानसभा में, तो एक आप कह सकते वॉकआउट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष जब नहीं होगा तो आवाज जो बनेगा उसी को जनता आगे बढ़ेगी। तो मैं उनके निर्णय के लिए बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने संसद से इस्तीफा देकर विधानसभा में आप सदन के अंदर अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हुए और सड़क पर अकेले लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, ये माना जाए? देखिए, बात समझिए, जो भी पार्टी कहाँ से बनती है? पार्टी जनता से बनती है। जनता ने मैंडेट दिया विपक्ष के लिए समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से विधानसभा के अंदर लड़े। हम सड़कों पे लड़ने के लिए हमें जनता ने कहा कि आप सड़कों पे लड़ो और मेहनत करो, और मेहनत करो। मेहनत करके जब आप कुछ दिखने लगोगे, जब आप हमारी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ने दिखोगे, तब हम आगे आपको मौका देंगे। अभी निकट भविष्य में नगर निगम का चुनाव है। आम आदमी पार्टी उस नगर निगम में भी बहुत मजबूती से नितिन जी उतरेगी। जैसा कि प्रधानी चुनाव में हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, अब हम अपने संगठन को और मजबूती देकर हम नगर निगम में भी उतरेंगे और जनता की आवाज बनकर जनता के लिए लड़ते रहेंगे। अब लड़ते हुए दिखेंगे आप। ठीक है सर, मैं आता हूँ। देशबंधु दीक्षित हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। देशबंधु जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों की समस्या बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में रह करके विधानसभा से लड़ाई लड़ेंगे। पहली बार देखने को मिलेगा कि अखिलेश यादव विधानसभा में मौजूद रहेंगे लड़ाई लड़ते हुए, नेता प्रतिपक्ष के रूप में शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे, आजम खान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, कई और सीनियर लीडर उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर कितनी समस्या आपको लग रही है कि बीजेपी को हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई। आज 23 मार्च है। सबसे पहले सर्वप्रथम शहीद दिवस के दिन अपने देश के शहीदों को प्रणाम करता हुआ आपकी बात पे आता हूँ। देखिए, अखिलेश यादव ने आपने मुद्दा छेड़ा कि लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है और उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे। देखिए, चुनाव में जीत हार होती है और जो जनता का मैंडेट है, जनता जनार्दन ही अंतिम फैसला होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और रही बात हम अपनी सरकार की बात करें तो जनता जनार्दन ने हमें विजयश्री उत्साह के साथ जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाती है। आपने कई बार अपने डिबेट पे मुद्दा छेड़ा कि हमारे विकास कार्यों का, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसान के मुद्दे की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हमारी डबल इंजन की सरकार 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानती है। देखिए, केवल अपना परिवार तो अपना परिवार होता ही है, लेकिन संपूर्ण जब राष्ट्र की बात होती है तो एक राष्ट्र भी परिवार है। राष्ट्रहित की बात में देखिएगा, डबल इंजन की सरकार हमारी सभी लोक हित की विकास की योजनाएं जो चल रही हैं और जो कार्य धरातल पर अधूरे पड़े हैं उनको हम तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। और रही बात विपक्ष की, तो देखिए ये हताश निराश है। आप अपने हार की समीक्षा करें,
कि आपको जो मैंडेट मिला है और विपक्ष में बैठने का मिला है, तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका दिखाइए। देखिए, हमारे एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हमने भी बहुत सालों तक विपक्ष में बैठे और नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन जहां भी देश की बात आई तो वो देश के साथ हमेशा खड़े रहे और हमने एक सकारात्मक भूमिका निभाई। रही बात गुंडागर्दी की बात या वैमनस्यता या जातिवाद, क्षेत्रवाद, अब इन सब बातों से परे होके देखिए, उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पे रहना चाहिए और उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें। हम सभी विपक्षियों को स्वागत करेंगे कि वो एक सकारात्मक भूमिका में आए। स्वागत करेंगे? आप लोग तो पर्चे छीन नहीं, ले रहे हैं अगर विपक्षियों के। उत्तर प्रदेश के, आप लोग तो पर्चे छीन ले रहे हो, पर्चा जमा करने जा रहे हो, तो आप लोग हाथापाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए, मैं उस मुद्दे पे नहीं जाता हूं। अभी जो आपने बात छेड़ी है, नहीं, अभी मिशन जैदी इस बात को कह रहे थे ना कि आप लोग पर्चे जमा नहीं करने दे रहे हैं किसी को। नहीं, मिशन जैदी, देखिए, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि किस संदर्भ में मिशन जैदी जी बोल रहे हैं। लेकिन मैंने जो आपसे कहा, आजम खां हैं, माननीय अखिलेश जी हैं, इनको संसद के पटल का काफी अनुभव है। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं और लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है या केंद्र की सरकार चला रही है, उसमें सहयोग दें चुनाव में। और निसंदेह, और रही बात अभी आपने कहा कांग्रेस पार्टी की बात, तो ये तो आप अपने अंतिम चरण पे है। मैंने आपसे इसी चैनल पे कई बार कहा था, देखिएगा, चुनाव होगा और दोनों राजकुमार और राजकुमारी जो हैं उत्तर प्रदेश से चले जाएंगे। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, केवल चुनाव के समय चेहरा दिखाते हैं। देखिए, जब तक आपकी जनता से कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, जब तक आप जनता से कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, आप संवाद नहीं करेंगे। देखिए, आपको जुड़ना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, जनता की बात सुननी पड़ेगी। कमरों के, एसी के बंद कमरों में ट्विटर खेलने से जनता आपको नहीं देगी। और आपने जो अभी आरोप लगाया, देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म करिए। अभी मैं अगर नितिन जी चर्चा करूं तो यही दो राजकुमार थे कि एक गठबंधन पिछले चुनाव में भी लड़ चुका, आपने जाना, और आज ये समाजवादी के अस्तित्व पे निशान बनाते हैं। तो जो भी स्वीकार करें जीत को और खुले मन से करें और लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनमें सरकार की सहभागिता करें। ठीक। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। अभिषेक जी, आप उत्तर प्रदेश में विपक्ष के भविष्य को किस नज़र से देख रहे हैं? अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। 10-11 मंत्री हार गए हैं, 50-60 सीटें वो पीछे हार के आए हैं अभी। और उसके बाद विपक्ष में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव अपनी लोकसभा की सीट छोड़ करके उत्तर प्रदेश में अब रह करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो विपक्ष कितना भूमिका निभाते हुए नजर आएगा इस बार उत्तर प्रदेश में, कितना मजबूत? देखिए, अखिलेश जी का लोकसभा से इस्तीफा दे करके विधानसभा में अपने आप को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित करने की बात से इतना तो स्पष्ट तस्वीर है कि शायद अखिलेश जी ने अब मन बना लिया है कि जनता की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक यूपी में अब लड़नी पड़ेगी। और 2014 के बाद से लगभग जितने इलेक्शन हुए, चाहे वो स्टेट के हुए या लोकसभा के इलेक्शन हुए, जहाँ कहीं भी हुए, एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है अब कि राजनीति में एक परिवर्तन आ चुका है कि आराम तलब राजनीति का जमाना गया। अच्छा, इलेक्शन तो अब रोज लड़ना है क्योंकि आपका प्रतिद्वंदी रोज लड़ता है। इनको सीखने की जरूरत है। मैं मोदी जी की इस बात में तारीफ करूंगा कि इतने प्रधानमंत्री जैसे पद पर रह करके लगभग 70 साल के आसपास की उम्र भी है और इतनी जिम्मेदारी, 5 राज्यों का इलेक्शन निपटाने के बाद मेरे ख्याल से जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर है उसी के दूसरे या तीसरे दिन वो गुजरात चले गए कैंपेनिंग करने। यानी अभी 8-9 महीने बाकी हैं, किसी राजनीतिक दल ने कोई बात नहीं शुरू की है और वहां पर भी आज से ही समीकरण बनाने शुरू कर दिए गए, माहौल बनाना शुरू कर दिया गया इलेक्शन का। तो ये एक चीज़, और पिछले इलेक्शन का जो हम लोगों ने वो देखा यूपी का 2017 से 2022 के बीच में, तो काफ़ी हद तक ये बात सही है कि विपक्ष बड़ा स्लीपिंग पोजीशन पर रहा। स्लीपिंग पोजीशन इन द सेंस कि जैसे पिछली बार भी सबसे बड़ा सदन में सबसे बड़ा विपक्ष समाजवादी पार्टी ही था, मगर जब लखीमपुर की घटना होती है तो न शिवपाल जी जा पाते हैं वहाँ तक, न अखिलेश यादव जी जा पाते हैं वहाँ तक, प्रियंका गांधी जी चली जाती हैं, वो पहुँच जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ या तो गवर्नमेंट को ये लगता रहा होगा कि कुछ स्पेस इनको दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, मगर ये न जाने पाएँ,
कुछ आपने भी शायद लगता है सिर्फ एक इत्सरी करना चाहा कि भाई सरकार नहीं जाने दे रही तो हम क्या करें, और आराम से बैठ गए कि नहीं जाना है, वरना अगर आप चाहते जाना तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते थे, बहुत रास्ते होते जाने के, और न जाते तो डिटेन किए जाते, तो भी एक मैसेज जाता पब्लिक में। तो आपको ये अब सोचना पड़ेगा कि ये लड़ाई जो हमने शुरू की है या ये राजनीति जो मैं कर रहा हूँ, ये राजनीति अब समर वेकेशन मनाने के बाद फिर जब एग्जाम नजदीक है तो फिर से तैयारी करने वाली पोजीशन में नहीं है। अच्छा। आपको अब 24 घंटे राजनीति करनी पड़ेगी, सालों साल जनता के मुद्दे जनता के बीच में लाने पड़ेंगे, सरकार को घेरना पड़ेगा, वो चाहे सदन में हो या सड़क पर हो। और जिस तरह से अखिलेश जी ने घोषणा की है, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इस चीज को समझ लिया है और इस बार वो इस तैयारी में हैं। मैं सारी राजनीतिक पार्टियों विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं, वो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे सपा की हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये राजनीति अब हर वक्त आपको करनी पड़ेगी, सड़क से लेकर सदन तक करनी पड़ेगी। अब ये समर वेकेशन बिताने वाला जमाना गया आपका कि जब इलेक्शन के 6 महीने बचेंगे तब हम मुद्दों की बात करेंगे। मुद्दों की बात रोज करनी पड़ेगी अगर आपको जनता के बीच में आना है और जनता का माइंड डाइवर्ट करना है। तो ये काम हर एक राजनीतिक दल को करना पड़ेगा और अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। आपको लगता है कि जब विधानसभा में, क्योंकि पिछली बार देखने को मिला था समाजवादी पार्टी के पास वो सीनियर लॉबी नहीं मौजूद थी, लेकिन इस बार एक अच्छी लॉबी, एक अच्छी लाइब्रेरी सेट करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता वहाँ पे, चाहे इसमें अखिलेश यादव हैं, जिसमें शिवपाल यादव हैं, जिसमें आजम खान है, कई और बड़े नेता उसमें शामिल हैं। तो ये बीजेपी के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं? बेशक समस्या तो देखिए, विपक्ष जहां भी मजबूत होगा सरकार के लिए समस्या तो रहेगी, जहां कभी भी रहेगा। जब भी रहा, कांग्रेस जब तक मजबूत पोजीशन में थी या रहती थी वो समस्या करती थी, या बीजेपी जब जहां विपक्ष में रही है केंद्र में तब भी समस्या की है, या प्रदेश में जहां रही है, हर गवर्नमेंट करती है। समस्या यही है कि सवाल ये था कि पिछली बार अखिलेश यादव जी का नेतृत्व जो है वो कमजोर था, इस बार वो खुद संभाल रहे हैं कमान, और उनके साथ अच्छे लोग हैं, मतलब एक टीम वर्क जो होना चाहिए। यंगस्टर्स की भी टीम लॉबी है, इसके साथ अनुभवी लोगों की भी टीम लॉबी है। शायद इस इलेक्शन में भी कुछ छोटी मोटी उनकी कुछ मतलब दूरदर्शिता की कमी रह गई, कुछ चीजों को जिसको कहते हैं अनुभव की कमी। अगर नेताजी होते अखिलेश जी की जगह पर तो शायद ये इलेक्शन समाजवादी पार्टी के पास ही रहता, और उस गलतियों के साथ वो समझ भी रहे होंगे, जैसे कैंडिडेट का बंटवारा करने में, कैंडिडेट के सिलेक्शन में जिस तरह से एट द 11th आवर उन्होंने कैंडिडेट्स चेंज किए, उसका उन्होंने नुकसान उठाया। विपक्ष को उन्होंने कम ना, आपका खास तौर से बहन जी को उन्होंने सोचा कि ये तो इतना लेकर आएंगी, इतना पाएंगी, वो सारी चीजें सारा एक वजह से तो देखिए सारी टीम अखिलेश के खिलाफ लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी एक तरफ थी, सपा और भाजपा, बसपा और ये AIMM के जो नेता हैं वो ये सब एक तरह से थे, क्योंकि इनके जो भी कैंडिडेट थे तीनों पार्टियों के, वो कहीं ना कहीं से सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को टारगेट कर रहे थे, और उसका नुकसान उनको दिखाई भी पड़ा। और 40 से 50 सीटें केवल ऐसी है जहां 1000, 2,000 वोट से 2500, 5000 वोट, मतलब विद इन 10,000 वोट से इनके कैंडिडेट्स हारे हैं। 300 वोटों से 300 वोट से भी हारे हैं। भाई आपकी बगल की कुर्सी सीट है जहां 200-250 वोटों से हारे हैं। कुछ का कहना है मैं जबरदस्ती हराया गया है, कुछ का कहना है कि रिकाउंटिंग में हराया गया, जैसे भी है वो तो रिजल्ट आ चुका है। लेकिन ये तो तय है कि जनता अखिलेश के साथ रही है। ठीक है, थोड़े बहुत मार्जिन की काम है जो अखिलेश जी ने अभी कहा शुरुआत में कि जनता ने हमें संघर्ष का मैंडेट दिया है, संघर्ष करने का, तो अब उस मैंडेट को ऑनर करना ये रिस्पांसिबिलिटी अखिलेश यादव जी की। 5 साल सदन में सड़क पर रहेंगे तो उसका फायदा जरूर मिलेगा, और उनके साथ अनुभव में शिवपाल जी हैं और तमाम नेता हैं। इसके अलावा यंग जनरेशन आई है। अब तो आजम खान जी को तो खैर जेल में ही बेचारे हैं, पता नहीं कब छूटेंगे, क्या पोजीशन बने उनकी, मगर उनके साथ उनका जो लड़का अब आया अब्दुल्ला आया है, अब्बास अंसारी हैं, ये नए जनरेशन है, नए खून है, जिन्होंने एक इस लहर में भी जहां इनकी इतनी मतलब जहां मोदी जी के नाम से वोट दिया जा रहा था, वहां पर सपा के साथ भी ना रह करके सुभाषपा और इधर उधर की पार्टियों से जाकर उन्होंने टिकट लड़ा इलेक्शन, और वो इलेक्शन जीते भी और अच्छे वोटों से जीते हैं। तो मतलब यह है कि जनता के बीच में लोकप्रियता है, लेकिन अनुभव कितना वो अपने सीनियर, जिसमें शिवपाल जी इस समय मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी में जो उनके पास है उनमें माता प्रसाद पांडे जी हैं, शिवपाल यादव जी हैं, वो काफी जो है एक्सपीरियंस नेता हैं। तो जनता मेन चीज, जनता के नब्ज को भी समझना जरूरी है, किन मुद्दों को जनता समझना चाहती है, किन मुद्दों को नहीं। जैसे महंगाई की बात आप करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में आपने महंगाई की बात को शायद आप उतने इंप्रेसिव तरीके से नहीं रख पाए। वो 5 किलो राशन की तुलना में आपकी महंगाई नीचे हो गई, वो 5 किलो राशन ऊपर हो गया। इसके अलावा कोरोना काल में जो सरकार की विफलताएं थी, शायद विपक्ष उसको कायदे से इलेक्शन में नहीं बता पाया। जनता के बीच में वो मुद्दे को धीरे से मतलब गवर्नमेंट ने उसको
साइलेंट कर दिया और आपने भी उसमें सहमति दे दी, उसको आपने जिंदा नहीं रख पाए आप। वरना कोरोना काल में जनता का गुस्सा था, इनके अपने सांसद, इनके अपने विधायक, भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायकों ने रोए, उनकी चिट्ठियां थी, उनके स्टेटमेंट्स थे, मगर वो बातें इलेक्शन के टाइम में एकदम गायब कर दी गई और आप भी उस चीज को उछाल नहीं पाए, जनता के बीच में रख नहीं पाए। तो आपको वो मुद्दे समझने पड़ेंगे कि जनता का असली दर्द क्या है और जनता को दिखाना क्या है। ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, मगर कहीं किसी आज 5 साल पूरी सरकार बीत गई, 9 साल 10 साल 8-9 साल हो रहे हैं, 10 साल पूरे होने वाले हैं केंद्र सरकार के, मगर एक भी संस्कृत विद्यालय का जीर्णोद्धार नहीं किया हो पाया। एक संस्कृत विद्यालय नहीं रखे गए, एक संस्कृत टीचर नहीं रखे गए। समाजवादी पार्टी श्रवण यात्रा चलाती थी, जिसमें श्रवणों को जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको फ्री में तीर्थ यात्रा करवाती थी। योगी जी आए, उन्होंने उस योजना को बंद कर दिया, मगर जनता के बीच में आप उन चीजों को मुद्दा नहीं बना पाए। ठीक है अभिषेक जी। मिसम भाई, बीजेपी से देशबंधु दीक्षित जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार आप लोगों ने गलती की थी और वो ये गलती थी कि आप लोग सड़क पर नहीं उतरे थे, आप लोग सोशल मीडिया, ट्विटर और एसी कमरे में ही बैठे रह गए। इस बार आप लोग क्या वही चीज उसी फॉर्मेट पे रहने वाले हैं या कुछ बदलाव आएगा? मिसम भाई, आवाज मिल रही है आपको? मिसम जैदी जी जी। मिसम भाई, देशबंधु दीक्षित कह रहे हैं कि पिछली बार आप लोगों ने जो गलती की थी, उस गलती में सबसे बड़ी गलती ये थी कि आप लोग सोशल मीडिया और एसी कमरे में ही रह गए थे और इसी वजह से आप लोगों को ये नुकसान मिला है। तो क्या इस बार भी इसी फॉर्मेट पे राजनीति होगी उत्तर प्रदेश में या कुछ बदलाव है? जी 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 नितिन जी, शायद मैं अपने लोक बंधु जी को, भाई को ये बताना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। जी जी मैं सुन रहा हूँ। जिस वक्त जी लोक बंधु जी जो मेरे हाँ बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने लोक बंधु जी को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग रोड पर संघर्ष कर रहे थे और रोड पर निकल के आ रहे थे, लग रहा था कि हम माहौल खराब करना चाह रहे हैं। जब कोरोना का टाइम पर हम लोग निकल के समाजवादी मदद करना चाहते थे लोगों की, तो ये कहा जाता था कि ये आकर के माहौल खराब कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाह रहे हैं और ये हमारी सरकार पर झूठे आरोप लगाना चाह रहे हैं और लोगों को भड़काना चाह रहे हैं। जो लोग कोरोना के टाइम पर बिना ऑक्सीजन के मारे जा रहे थे और जो उस वक्त धांधली का शिकार थे और जो उस टाइम पर जो दवाएं थी उनको जो कालाबाजारी की जा रही थी, उसको रोकने का जब हम प्रयास कर रहे थे, तब हम पर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि हम जनता की भावनाओं को भड़का रहे हैं। और यही मैं उम्मीद करूंगा जो हमारे अभी सीनियर विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ जी का, अभिषेक मिश्रा जी का, मैं उनसे सहमत हूँ। जो उन्होंने बातें कही, बहुत अच्छी बातें बताई और वो बड़े हैं, उनसे सीखने का भी मौका मुझे मिला। उन्होंने जो बातें बताई कि ये बात सच है कि युवा आए हैं और हम आगे आकर के जनता की राजनीति करना चाहते हैं, जनता के मुद्दों पर, और हम इसी बात को ही कहना चाहते हैं कि जो महंगाई का मुद्दा है, शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा और नहीं इस पर वो कोई बात करना चाहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी मुद्दों पर बात नहीं करती, उनसे भटका करके या तो वो इधर उधर ले जाने का काम करेंगे। अब मैं जो समझा नहीं पाया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझा नहीं पाए, वो एक यही बात हो सकती है कि आपने राष्ट्र भक्ति के नाम पर जिस तरह से आप प्रदेश का और देश का शोषण कर रहे हैं, और जो अभी एक बात कही कि मोदी जी ने कि 5 राज्यों का प्रचार करने के बाद वो गुजरात फौरन चले गए, तो हमारे माननीय मोदी जी चुनाव के अलावा कर ही क्या रहे हैं? चुनाव को मैनेज करने के अलावा सिस्टमेटिक ढंग से वो जनता की आवाज को सुनना कहाँ चाह रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में इतना काम माननीय योगी जी ने किया था, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को डेरा डाल करके, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को डेरा डाल के रह करके और एक एक आदमी को प्रचार करने की जरूरत क्या थी? जयदीप जी, मैं यही काफी थे। जयदीप जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आपको इलेक्शन लेकिन उन्हीं के सामने लड़ना है। निकल के जनता के बीच अपनी बात रख रहे थे और वो अपने किए हुए कार्यों को बताते थे और या महंगाई के मुद्दों पर सवाल करते थे। और फिर 5 साल हम अपनी ही बात करेंगे, हम किसी का सहारा नहीं लेंगे। हम देश में किसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का आने वाले समय में चुनाव में किसी का नाम का फायदा नहीं लेंगे। ठीक है। प्रीतपाल जी, देशबंधु दीक्षित ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल पिछली बार सड़क पर कम उतरा था और हू हल्ला जो सोशल मीडिया है वहां पर बैठ के, पार्टी कार्यालय में बैठ के, एसी कमरों में बैठकर ज्यादा कर रहा था। इस बार वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे? क्या आप लोग सरकार को कुछ समय देने वाले हैं काम करके देखने के लिए, या अभी से ही घेरने की शुरुआत हो जाएगी?
देखिए नितिन जी, 2017 का अगर मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे, वो भी वो जमीन पे नहीं उतार पाए थे। 2022 का उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया है। आम आदमी पार्टी एक दिन का भी समय नहीं देना चाहिए। 5 साल आपको सत्ता पे बैठने का मौका मिला है। आप 5 साल पहले भी आप ही की सरकार थी, अब 5 साल आगे भी आपको सरकार चलानी है। कोई अगर नई सरकार जैसे समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती या अन्य कोई पर सरकार आ जाती, तब उनको मौका देने की समझ में आती है। ये तो ऑलरेडी पहले 5 साल सत्ता में थे, अब 5 साल का इनको मौका मिला। और रही बात, जैसे माननीय पत्रकार जी ने इस बात को कहा कि विपक्ष जो था वो सड़कों पे नहीं उतर पाया, तो सर तकरीबन 21 मुकदमे जो है माननीय सांसद संजय सिंह जी के ऊपर लगे। हमारा आम आदमी पार्टी का प्रदेश कार्यालय पे ताला लगा दिया गया। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे चलाए गए। आप लोगों ने खुद इस चीज को कवर किया। मेरी पगड़ी तक उन्होंने, जो सिख समाज से हम आते हैं, हमारा धार्मिक चिन्ह है, वो भी पुलिस वालों ने लाठी मार मार कर पगड़ी तक उन्होंने पैरों में फेंकने का काम किया। तो आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो महिला विंग से हो, युवा विंग से हो, चाहे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हो, चाहे मेन बॉडी से हो, जो भी हो, सब सड़कों पे लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। तभी हम लोगों के ऊपर मुकदमे लगे हैं, तभी हमारा कार्यालय बंद हुआ। हम कहीं पीछे नहीं रह पाए। हाँ, हम अपनी बात बहुत अच्छी तरह से नहीं रख पाए, या जनता को लगा कि इनको भी और काम करना चाहिए, ये और काम करके दिखाएं। तो अब हमारे पास दिल्ली के साथ पंजाब मॉडल भी है। पंजाब में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने पहले दिन ही भगत सिंह और भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियां लगाना और पोस्टर लगा दिया, जिनके सपनों का देश सब चाहते बने। उस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने नितिन जी 35,000 जो संविदा पे हमारे कर्मचारी वहां हुआ करते थे, सड़कों पे लाठियां खाते थे, जो हमारी बहनों की चुनिया लाठियों से सड़कों पे बिखर जाया करती थी, उसको हम लोगों ने बहाल करने के लिए विधानसभा में इस बार उसको लाने का काम शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने वहां पे एक आज ही के दिन, चूंकि आज शहीद दिवस है, आज ही के दिन हम लोगों ने एंटी करप्शन एक व्हाट्सएप नंबर वहां जारी किया, माननीय सांसद जो वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने, ताकि अगर कहीं पे कोई अगर किसी के साथ कोई घूस मांगता है, हम जनता को बताएंगे। क्या उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ जी या प्रवक्ता भाजपा के बैठे हुए हैं, कुछ इस तरह का काम करने जा रहे हैं? ठीक है। क्या वो अभी भी चाहते हैं कि हनीमून का टाइम उनको भी मिला जाए 1 साल का? भाई 5 साल पुराना आपकी सत्ता में थे, आप रिपीट करके आए हैं, तो नितिन जी समझ में नहीं आता कि इनको कोई मौका दिया जाए। एक एक गलती के ऊपर आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरेगी, जनता की आवाज बनेगी, और वो जो वादे ये करके आए हैं, उस वादों को जमीन पे उतारने के लिए हम सरकार के नाक के दम करके रखेंगे, और अच्छे काम की तारीफ भी हम करेंगे आम आदमी पार्टी का। ये पहले ठीक है सर। देशबंधु दीक्षित जी, क्या आपको हनीमून पीरियड टाइम चाहिए 1 साल का या 100 दिन का? क्योंकि विपक्ष तो देने के मूड में नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपको उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए समय मिलना चाहिए शुरुआत के दिनों? नितिन जी, हनीमून पीरियड यह मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अभी हमारे समाजवादी मित्र ने कहा प्रधानमंत्री के बारे में कि वो तो चुनाव प्रचार में ही लगे रहते हैं। देखिए, सत्य प्रधानमंत्री की जीवटता और कर्मठता की उदाहरण की तुलना नहीं की जा सकती। समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनके पैरों की धूल के बराबर हो। 24/7 8 वर्षों में पीछे, और 12 वर्ष आप वो जोड़ लीजिए, 20 वर्षों में सतत बिना रुके हुए वो देश के उत्थान के लिए और विश्व गुरु के पटल पर उसने भारत का मान ही बढ़ाया है। और प्रतिदिन प्रति सेकंड वह देश के लोगों के 125 करोड़ जनता के लोकहित के बारे में सोचता है रहता है। अभी बात हमारे राजनीतिक मित्र और राजनीतिक विश्लेषण कह रहे थे, अरे 42% जनता ने हमें भी आशीर्वाद दिया है। हमारी कुछ तो योजनाएं रही होंगी धरातल पर, जो जनता जनार्दन, आपके 5 किलो अनाज ऊपर हो गया, महंगाई नीचे हो गई। देखिए मेरे, तो मैंने आपके योजनाओं के बारे में ही कहा मित्र, आपने जो 5 किलो की बात कही, केवल 5 किलो की बात नहीं हो, इसके अलावा भी बहुत सारी योजना हो। आप बताइए 15 वर्षों में यही उत्तर प्रदेश अभियान में नहीं, ये फैक्ट गलत है राजनीतिक 40 से 50 ऐसी सीटें हैं जहां 2-2 हजार 4-4 और 500-500 300 वोटों से आपके कैंडिडेट जीते हैं। देखिए, तो क्या आप ये नहीं मानेंगे कि वो आपके पैरेलल ही चल रहे थे? ठीक है, 200-250 वोट आपका ज्यादा हो गया, तो आप विधानसभा के इलेक्शन में 10-5 200-250 वोट को बदलने देर नहीं लगती है। नितिन जी, ये चीज आपको समझना चाहिए। नितिन जी, अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। अब तो 5 साल का समय है पूरा। और रही बात, देखिए आपने कहा, मैं अपने राजनीतिक मित्र को बता दूं,
चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, 15 साल में क्या उत्तर प्रदेश की दुर्गति की थी, क्या जर्जर व्यवस्था थी। सोचिए, उत्तर प्रदेश की जनता भय के माहौल में करती थी। अभी आपने देखा माननीय अखिलेश जी का बयान था, उन्होंने कहा गुंडों वाली। देखिए, ये शब्द ही जो है राजनीति में उनकी हार का प्रमुख कारण है। और जब तक इस मानसिकता से उबलेंगे नहीं और कब्रिस्तान की दीवारें बना देने से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता है, जिन्ना की बात करने से नहीं होता, बात उत्तर प्रदेश की बात करें। और जो हमारे राजनीतिक मित्र ने कहा, चाहे डबल इंजन की सरकार हो। प्रितपाल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ देशमुख, प्रितपाल जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि 5 साल में राम राज की स्थापना कर दिया क्या इन्होंने देश में? नहीं, आपने कर दी, आपने कर दी। आपका क्या हश्र हुआ उत्तर प्रदेश में, तो वो तो आप देख ही रहे हैं। जो वादे किए उसको पूरा किया आपने। 2000 फिर भी हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपका क्या हश्र हुआ, ये तो आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप जितनी सीटों पर लड़े, वहाँ पे आपकी जमानत जब्त हो गई। यही हमारे समाजवादी मित्र उठाते थे, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। नितिन जी, मैंने आपके चैनल पे बहुत बार कहा कि आप देखिए, यही पश्चिम में उन्हीं किसानों ने हमें वोट दिया और जी भर भर के आशीर्वाद दिया। पश्चिम बेल्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा सीट जीत कर आए। और देखिए, जीत होती है जनता जनार्दन का आशीर्वाद। अगर यही जीत हमारे राजनीतिक विश्लेषण जो समाजवादी पार्टी कह रहे थे, ये अपनी बात क्यों नहीं उठा पाए? ये संघर्ष अगर किए हैं और हमने संघर्ष नहीं किया, हमने लोकहित के कल्याण की योजनाएं जो धरातल पे नहीं उतारी, हमारी डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो जनता जनार्दन ने 2014 में भी आशीर्वाद दिया, 2017 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ है? नहीं। देखिए, सामाजिक समझ और अपने अध्ययन पे विकास करिए, विकास पे फोकस करिए, लोक की कल्याण की बात करिए। गुंडागर्दी की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे और गठबंधन करेंगे केवल इस मानसिकता से, और केवल सत्ता लोलुपता आएगी तो यही हश्र बार बार होगा। ठीक है मिसम जैदी, ठीक है सर, ठीक है, यही हश्र रहा तो फिर आपको यही ठीक है मिसम जैदी कोई जवाब आपके पास? मिसम भाई, आवाज मिल रही है? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ये एक बात कही गई है कि मैं लोग बंधु जी को सुन रहा था, उन्होंने मुझको जो बात बताई है कि पैरों की धूल नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, नहीं मीम जैदी साहब, आपने ये बोला कि प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार, ये शब्दावली आपकी, ये शब्दावली ही इस बात का द्योतक है। आप प्रधानमंत्री के बारे में, तब आप कुछ जानते ही नहीं लोकतंत्र के बारे में। पहले आप पढ़िए, आपको मालूम है ज्यादा वोट हमको मिले हैं, ये हमको इसी धरती के लोगों ने वोट दिया है और यही के लोगों ने हमको विपक्ष में बैठाया है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो खुश नहीं आपकी जानकारी के लिए बात बताएं, आपको वोट मिले हैं तो 42% जनता, लगभग 4 करोड़ वोट हमें भी मिले हैं। और आपने जो शब्दावली बोली, यही शब्दावली आपके पराजय हर्ष का कारण है कि आप रसातल के तले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते हैं, अरे आपने देखा एक दिन भी बिना विश्राम किए, बिना विराम किए, वह गुजरात की जनता जो 6 करोड़ है उसके हित में लग गया। प्रति सेकंड, प्रतिदिन वो लगा रहता है। आप क्या बात करते हैं? आप कहते हैं उनके पास चुनाव प्रचार के लिए टाइम नहीं है। सवाल पूछा जाएगा, 20 वर्षों से वो संवैधानिक पद पे रहा, तैयार है। ठीक है, प्लीज। और आप उसके बाद भी कहते हैं कि उनके पास केवल चुनाव प्रचार। ठीक है, हो गया, आप लोगों का हो गया। अभिषेक मिश्रा जी जल्दी से अपनी बात। मैं इसी बात कह रहा था कि क्या चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं? क्या चुनावी रैलियां नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी, या प्रधानमंत्री जी रोड शो नहीं करते हैं हर इलेक्शन में? नहीं, मैं आपकी पहले प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करता है। अभी आप बात करते हैं, आप ही थे राजनीतिक विश्लेषण में। तो क्या बतौर प्रधानमंत्री विधानसभा के इलेक्शन में आगे वोट नहीं मांगा? क्या बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने विधानसभा के इलेक्शन में वोट नहीं मांगा? आप बता दीजिए, आप बताइए कि बतौर प्रधानमंत्री, मुद्दों से मत हटिए, आपने प्रश्न उठाया, बतौर प्रधानमंत्री आगे उत्तर प्रदेश में वोट मांगा कि नहीं मांगा? बतौर प्रधानमंत्री आगे विधानसभा के इलेक्शन में आप देखिए, मुद्दों से मत हटिए। तब क्यों कहते हैं, तब आप क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री प्रचार नहीं करते? आप क्यों कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार नहीं करते? फिर क्यों कह रहे हैं आप समाजवादी पार्टी से आप लिए? मगर आप ये क्यों कहते हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार नहीं करते? सलाम करता हूं, तो चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं भैया, चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के लिए आप उसका शब्द यूज कर रहे हैं। आप मुझे प्रधानमंत्री जी कहिए कम से कम, आप तो आदर कीजिए उसका। मांगेगा प्रधानमंत्री वोट, मांगेगा प्रधानमंत्री वोट, मांगेंगे इस तरह से मानिए देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको तो पहले होना चाहिए, आप उनकी पार्टी प्रवक्ता है कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सिर्फ एक मैं आपसे देखिए, आप मेरी बात समझिए, आपकी मानसिकता समाजवादी है और भ्रष्टाचार के चक्कर में डूब गई है। प्रधानमंत्री ने वोट मांगा या नहीं मांगा? आप कुछ नहीं कर सकते, अरे आप आप निराशा के आप डूब गए और आप देखिए विधानसभा के इलेक्शन में वोट मांगा कि नहीं मांगा? आपकी विद्वता पे सलाम है और विधानसभा के इलेक्शन में वोट मांगा प्रधानमंत्री जी ने या ये नहीं? भी आप देख मैं आपकी बात कर रहा हूं। 2024 में भी यही हश्र होगा, चिल्लाने यही की बात हश्र है। होगा, मैं यही आपसे हश्र पूछ रहा होगा हूं। और आपको मुबारक हो। अरे दीक्षित जी, आप सिर्फ इतना बताइए कि वोट मांगने विधानसभा में जाते हैं रह करने प्रधानमंत्री जी या नहीं? फिर आप क्यों कहते हैं कि वोट नहीं मांगते, राजनीति नहीं करते? नैतिक दायित्व फिर क्यों कहते हैं आपकी जानकारी फिर आप क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी राजनीति नहीं करते हैं? श्रद्धेय प्रधानमंत्री हैं, फिर आप क्यों कहते हैं कि राजनीति नहीं करते हैं? चलिए ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज, हो गया ठीक है, वोट भी तो मांगते हैं और करते हैं। ठीक है, ठीक है। गर्त में डाल दिया यही इलेक्शन में ठीक है। इलेक्शन में आगे चुनावी ठीक है प्लीज, हो गया आप लोगों का भाई, हो गया। ठीक है दीक्षित जी, ठीक है, समाप्ति के धरातल पे ठीक समाप्त हो है, जाएंगे। ठीक है दीक्षित जी, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी 25 तारीख को होने वाला है, लेकिन इसके बीच में जो विपक्षी दल है वो अब सरकार की समस्याएं बढ़ाते हुए नजर आएगा, ऐसा साफ तौर विपक्षियों का कहना है, जो कि मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उनका भी, और बाकी के जो विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए आए हैं और इस बार भी लड़े थे, उनका भी कहना है कि हम अगर विधानसभा में नहीं पहुंच पाए ठीक तरीके से तो हम सड़क पर उतर के सरकार की समस्या बढ़ाते हुए नजर आएंगे, सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। तो क्या ये 5 साल उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों के लिए? ये देखना अहम होगा। आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।